दोस्तों 1947 में इंडिपेंडेंट के समय जिस तरीके से भारत से टूट के पाकिस्तान बना था, उसी तरीके से भारत के दूसरे बॉर्डर पे और एक देश भी बना था। वैसे तो ये देश पाकिस्तान के नाम पे ही बना था, लेकिन अगर सन 71 में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को मदद नहीं किया जाता तो आज तक भी ये पाकिस्तान का ही गुलाम रहता। पर दोस्तों आदत से मजबूर ये देश भी एहसान फरामोश है और आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को साइड करते हैं और हम जानने का कोशिश करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बेसिकली आज का टॉपिक है बांग्लादेश की तरफ से खरीदने के इरादा बनाया गया फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहली बार की तरह बांग्लादेश किसी वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बना रहा है और बांग्लादेश के इस खरीदारी के लिस्ट में सबसे पहले नाम है यूरोफाइटर टाइफून। जबकि एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि बांग्लादेश द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को इसीलिए साइडलाइन किया गया है क्योंकि इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश द्वारा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को खरीदने का कौन सा प्लान बनाया गया है और किस तरीके से बांग्लादेश इन एयरक्राफ्टों को उपयोग करना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपर्ट का हवाला देते हुए ये भी बताया गया कि बांग्लादेश द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को खाली इसीलिए साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि ये भारत ने खरीदा है। दोस्तों बेसिकली यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में बांग्लादेश के इकोनॉमी का हवाला देते हुए बताया गया है कि जिस तरीके से हाल ही के सालों में बांग्लादेश ने इकोनॉमिकल ग्रोथ किया है, उसे देखते हुए अब बांग्लादेश अपने मिलिट्री के भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश की तरफ से पूरा अपने इतिहास में पहली बार वेस्टर्न हथियारों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है और वो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों फिलहाल के बांग्लादेशी एयरफोर्स के अगर बेड़े को देखा जाए तो बांग्लादेश के पास सिर्फ 44 मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इनमें भी 8 MiG-29 BM UV जैसे रशियन ओरिजिन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी के सभी एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से सप्लाई किया हुआ F-7 BGI, F-7 BG और F-7 MB एयरक्राफ्ट है। बांग्लादेश की तरफ से हाल ही में ही अपने MiG-29 एयरक्राफ्टों को बेलारूस से अपडेट कराया गया, लेकिन अगर इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो ये कहीं पे नहीं ठहरता। दूसरी तरफ बांग्लादेशी एयरफोर्स के F-7 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये MiG-29 एयरक्राफ्टों के चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन है, जो खाली पुराना नहीं बल्कि ऐसे घटिया दर्जे से बनाया गया है कि ये शायद ही अब किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में गिना जाना चाहिए। ढाका ट्रिब्यून में लिखते हुए एक बांग्लादेशी राइटर अश रहमान की तरफ से बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स एकेडमी में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है और साउथ एशिया के ये देश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों को भी बना रहा है जो कि दुनिया के बेहतरीनतम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में गिना जाएगा। और उन्होंने अपने लेख में ये भी लिखा कि बांग्लादेश को अब नया वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्टों के तरफ जाना चाहिए, खास करके यूरोफाइटर टाइफून के तरफ, जो कि उसके किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं है और बेसिकली चाइना और भारत द्वारा सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके द्वारा अपने लेख में राफेल एयरक्राफ्टों का आलोचना करते हुए ये बताया गया है कि ऑलरेडी भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में अगर बांग्लादेश द्वारा राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो बांग्लादेश को काफी हद तक फ्रांस के ऊपर निर्भरशील होना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे उनके द्वारा फ्रांस के सोच विचार को लेके भी टिप्पणी किया गया है। उन्होंने अपने लेख में ये भी लिखा कि विरोधियों के जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना इसीलिए सही नहीं है क्योंकि इससे विरोधी को एयरक्राफ्ट के बारे में पता होगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ उनके द्वारा भारत को एक विरोधी देशों में गिना गया है, जबकि भारत अभी तक बांग्लादेश को एक भारत समर्थित देश के रूप में देखता है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा कि अगर बांग्लादेश के एयरफोर्स के लिए फ्रांस से डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है और भविष्य में फ्रांस और बांग्लादेश का रिश्ता बिगड़ता है तो फ्रांस की तरफ से एयरक्राफ्टों के आवश्यक इक्विपमेंट जैसे कि स्पेयर पार्ट्स और ओवरऑलिंग इक्विपमेंट के सप्लाई भी बंद किया जा सकता है। जबकि टाइफून एयरक्राफ्ट को लेकर उनका मानना है कि टाइफून एयरक्राफ्टों को लेकर बांग्लादेश को ऐसे मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जबकि उनके इस तरीके के बयान के विपरीत अन्य एक्सपर्टों का कुछ अलग ही सोच है। यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में बांग्लादेशी इस एक्सपर्ट के बयान को काउंटर करते हुए बताया गया है कि अगर सिमिलर तरीके के एयरक्राफ्ट खरीदना गलती है तो भारत और चाइना जैसे देश जो कि 70 साल से एक दूसरे के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लिप्त है वो क्यों रशिया से सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदता। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को जो दोनों देशों को दिया गया है वो दोनों में ही अलग है और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों एयरक्राफ्ट एक ही डिजाइन का या एक ही कंपनी का है, बल्कि फर्क पड़ता है दोनों एयरक्राफ्टों के कंट्री स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ उनका यह भी कहना था कि बांग्लादेश को अलग तरीके के एयरक्राफ्टों का क्या आवश्यकता है और बांग्लादेश को इस बात का क्यों डर है कि सेम तरीके के एयरक्राफ्ट होने से दुश्मन को या उसके प्रतिद्वंदी देश को इसके बारे में जानकारी होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश और भारत के या फिर बांग्लादेश और चाइना के लड़ाई का संभावना ना के बराबर है। ऐसे में बांग्लादेशी एक्सपर्ट के तरफ से जिस तरीके के मानसिकता को रखा जा रहा
रहा है वो कुछ नहीं बल्कि खाली भड़काऊ मानसिकता है। जबकि यूरेशियन टाइम्स के एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि बांग्लादेश के लिए राफेल या सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना ही समझदारी का काम होगा, क्योंकि ना ही बांग्लादेश इतने बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है और ना ही कम मात्रा के एयरक्राफ्ट के लिए कोई देश बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के टर्म्स एंड कंडीशन में डील करेगा। जबकि बांग्लादेश अगर राफेल या फिर सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत से बांग्लादेश को स्पेयर पार्ट्स, ओवरहोलिंग और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस रिलेटेड मदद भी काफी किफायती लागत में मिल सकता है, जो बांग्लादेश जैसे छोटे देशों के लिए आवश्यकता से अधिक मदद होगा। जबकि बांग्लादेश के एक्सपर्ट के तरफ से जब बताया गया कि फ्रांस के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ने से फ्रांस सप्लाई को बंद कर सकता है और यूरोफाइटर के मामले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अन्य देशों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इस बात को भी काउंटर करते हुए यूरेशियन टाइम्स के एक्सपर्ट के तरफ से बताया गया कि किसी भी एक देश के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि यूरोप के कई सारे देश इन एयरक्राफ्टों के अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करता है, जिनमें यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देश शामिल है। ऐसे में अगर किसी एक देश के साथ बांग्लादेश के रिश्ता बिगड़ जाता है तब भी बांग्लादेश के एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई बंद हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों फ्रांस के मामले में जहाँ पे बांग्लादेश को एक देश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखने का आवश्यकता था, तो वहीं पे यूरोफाइटर टाइफून के मामले में बांग्लादेश को 4 देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो अमेरिका के हर तरीके के बातों को मानता है और भविष्य में अगर बांग्लादेश द्वारा चाइना या फिर अमेरिकी विरोधी कैंप में कोई भी गतिविधि किया जाता है तो अमेरिका के प्रेशर में यूके बांग्लादेश को स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई बंद कर सकता है। जबकि फ्रांस के मामले में ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों फ्रांस को लेके बांग्लादेश का इस तरीके का सोच विचार क्यों है यह शायद आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों में से कौन सा एयरक्राफ्ट बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए अधिक उपयोगी होगा और कौन सा एयरक्राफ्ट दूसरे से अधिक ताकतवर है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर डिजाइन के ऊपर ही हम जाएं तो आपको जान के हैरानी होगा कि 1980 में यूरोफाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के लिए जो कंसोर्शियम का डेवलपमेंट किया गया था उसमें फ्रांस भी हिस्सा था, पर बाद में फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए इस कंसोर्शियम से अपने आप को बाहर कर लिया गया। इवन अगर देखा जाए तो राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों एयरक्राफ्ट ही सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज में हैं, पर दोनों एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि राफेल एयरक्राफ्ट को काटोबार में डिजाइन किया गया है, मतलब इसका एयरफ्रेम ऐसा है कि इससे कैटेपुल अरेस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी को भी झेल सके। दूसरी तरफ राफेल एयरक्राफ्टों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को कैरी करने के लिए भी बनाया गया है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून के मामले में नहीं है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के पेलोड को देखा जाए तो इसे ऐसे बनाया गया है कि ये काफी अधिक पेलोड के साथ भी लो स्पीड में बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो सके, जबकि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट राफेल के बराबर पेलोड तो ले सकता है, लेकिन पेलोड के साथ इसके परफॉर्मेंस हाई ऑल्टीट्यूड और ट्रांससोनिक या फिर सुपरसोनिक रफ्तार में ही सबसे बेहतर है। दोनों एयरक्राफ्टों के अगर रडार को देखा जाए तो राफेल में RVE-2 रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लो रडार क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्टों के खिलाफ एक बेहतरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। जबकि टाइफून एयरक्राफ्टों में सेप्टर M रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका एपरेचर बड़ा भी है और ये ज्यादातर बड़े ऑब्जेक्टों के खिलाफ बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। और दोस्तों ये इसीलिए है क्योंकि राफेल एयरक्राफ्टों को लो फ्लाई के लिए जहाँ पे बनाया गया है, तो वहीं पे टाइफून एयरक्राफ्टों के एयर टू एयर कॉम्बैट के दरमियान उसे हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई किया जाता है। दूसरी तरफ अगर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट को देखा जाए तो इसमें RVE-2 रडार एक ऐसा रडार है जो तेज गति से टारगेट को एक्वायर करने के साथ साथ अपने डिस्प्ले में दिखा भी सकता है, जो एक तरीके से क्लोज कॉम्बैट लड़ाई के दरमियान एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। RVE-2 रडारों को सेप्टर M रडार के तुलना में एयर टू ग्राउंड कवरेज के मामले में भी एडवांस माना जाता है। और दोस्तों दूसरी तरफ राफेल के नेवी वर्जन है, इसलिए आप समझ सकते होंगे कि यह समुद्री टारगेटों के खिलाफ भी किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों ये बांग्लादेश के लिए इसीलिए अधिक उपयोगी होगा क्योंकि बांग्लादेश का भी एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है और आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी टेंशन है और ज्यादातर ये टेंशन कोस्टल क्षेत्र के नजदीक ही है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अगर हथियार को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यूरोफाइटर टाइफून में अमेरिकी निर्मित M120C7, M120D एमरैम जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राफेल में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए मीटियोर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में आप लोगों को मीटियोर और एमरैम के अंदर डिफरेंस बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि एमरैम के तुलना में मीटियोर काफी अधिक बेहतरीन और लॉन्ग रेंज तक मार करने वाला मिसाइल है। जबकि दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून में SRAM IR-IST जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए राफेल में माइका जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। एयर टू सरफेस हथियारों को अगर देखा जाए तो टाइफून का मेन एयर टू सरफेस हथियार है श्रॉम शैडो, बीमस्टोन और पीवोए 4। इवन इसके अलावा पीवोए 2 और पीवोए 3 जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब और AGM-88 हार्म और ALARM जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कैरी कर सकता है। जबकि राफेल के मामले में यहाँ पे हैमर गाइडेड और बूस्टर बॉम्ब गाइडेंस किट इस्तेमाल हुआ
हुआ है, जबकि इसके अलावा पीवोए 4 भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल में भी पीवोए 2, पीवोए 3 जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब है, जबकि राफेल के सबसे ताकतवर एयर टू ग्राउंड हथियार है स्कैल्प मिसाइल। दोस्तों स्कैल्प मिसाइल असल में स्टॉर्म शैडो का ही फ्रेंच वर्जन है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश जैसे देश की तरफ से अगर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो शायद ही ये डजन भर एयरक्राफ्टों को ही खरीदने का क्षमता रखता हो। और इतने कम संख्या के एयरक्राफ्टों के लिए क्या यूरोफाइटर टाइफून के जो मैन्युफैक्चरर है वो बांग्लादेश में मेंटेनेंस, ओवरहॉल और अन्य फैसिलिटीज का निर्माण करेगा। दोस्तों ऐसा अगर नहीं भी किया जाता है और बांग्लादेश की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को हर बार रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए यूरोप तक ले जाया जाता है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि इसके लिए बांग्लादेशी एयरफोर्स को आने वाले समय में और कितना खर्चा करना पड़ सकता है। पर दोस्तों जो भी एयरक्राफ्ट बांग्लादेश की तरफ से खरीदा जाए वो बांग्लादेश का निजी मामला है, लेकिन एटलीस्ट बांग्लादेश के राइटर की तरफ से लिखा गया ये आर्टिकल साफ कर देता है कि बांग्लादेश के मन में भारत को लेके क्या सोच विचार है और किस तरीके से बांग्लादेश भारत को देखता है। और ऐसे में मेरा भी मानना यह है कि भारत के लोगों को भी अब से ये समझ लेना चाहिए कि हम जिस बांग्लादेश को आजाद होने में मदद किए थे, असल में वो बांग्लादेश 1970s के बांग्लादेश नहीं रहा, बल्कि अब एक ऐसा बांग्लादेश बन चुका है जो अपने अंदर भारत को लेके खाली जहर पाल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।